देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे बेसिस एंड डायमेंशन। तो बेसिस और डायमेंशन पढ़ने के लिए हम सबसे पहले हमारी जो टर्म आती है बेटा वो क्या आती है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। हम पढ़ेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वेक्टर्स का। जैसे मान लिया कोई वेक्टर किसी वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहा है, वीएफ इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन। उसे लीनियर कॉम्बिनेशन में कब कहेंगे? ऑफ द वेक्टर्स। किसके वेक्टर्स बेटा? उसके और वेक्टर्स जो हैं उस वेक्टर स्पेस वी में, जो और दूसरे वेक्टर्स हैं v1 v2 अप टू vn। तो वो v उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कब कहलाएगा? जब v को किस तरह से मैं एक्सप्रेस कर सकूं, कैसे लिख सकूं? v को मैं ऐसे लिख पाऊं बेटा, v इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn। इस तरह इस फॉर्म में अगर मैं लिख पाऊं, मतलब कि भाई सारे तो वेक्टर्स आ गए, वो v1 अप टू vn तक, और उनके साथ बेटा a1 a2 अप टू an स्केलर है। ये a1 a2 और ये an जो है वो स्केलर्स हैं जो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। इनको इनका प्रोडक्ट, मतलब उस वेक्टर का इनटू में फील्ड का प्रोडक्ट के सम के बराबर अगर मैं लिख पाऊं किसी वेक्टर v को, जो v जो है वो वेक्टर स्पेस v में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ओवर द फील्ड f। तो मैं क्या कहूंगी बेटा कि क्या है वो वेक्टर? लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इन वेक्टर्स का v1 v2 अप टू vn तक का। जैसे कि मेरे पास कोई वेक्टर v1 है 1 1 1, v2 है 1 0 1, v3 है 1 0 0। तो वेक्टर्स 9 2 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ऐसे लिख सकती हूँ ना। देखो v क्या है, हम v क्या बना? 2v1 प्लस 4v2 प्लस 3v3। कैसे? देखो v क्या था हमारा? 9 2 6, यही था ना। 2 इंटू में v1 विच इज 1 1 1, 4 इंटू में v2 विच इज 1 0 1, 3 इंटू में v3 विच इज 1 0 0। देखो ये कैसे इक्वल है। क्या आया बेटा? सॉल्व करो। 2 प्लस 4 प्लस 3, सेकेंड टर्म 2 प्लस 0 प्लस 0, थर्ड टर्म 2 प्लस 4 प्लस 0। क्या आया बेटा? 4 5 6 7 8 9। यहां से क्या आया? 2, और यहां से क्या आया? 6। देखो आ गया कि नहीं इक्वल? तो क्या कह दिया बेटा? देखो लिख दिया ना मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में v1 v2 और v3 की फॉर्म में इस v को। तो ये क्या बन गया बेटा? लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अब बेसिस पे जाने से पहले बेटा, ये जो टर्म बेसिस दिखाई गई है आपको आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में, इस पर जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेटा। क्या? लीनियर डिपेंडेंस एंड इनडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। कि कोई वेक्टर किसी वेक्टर फील्ड में v में बिलोंग कर रहा हुआ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है, वो डिपेंड करेगा बेटा इन स्केलर्स पे। ये जो स्केलर्स है ना हमारे पास फील्ड के a1 a2 अप टू an, इस पे डिपेंड करेगा बेटा। और वो कैसे डिपेंड करेगा? देखो क्या डेफिनेशन कह रही है लीनियरली डिपेंडेंट की, कि कोई वेक्टर फील्ड v वेक्टर स्पेस है, उसमें बिलोंग लेट अ सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn जो v में बिलोंग कर रहे हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। वो वेक्टर्स का सेट लीनियरली डिपेंडेंट कब कहलाएगा बेटा? ओवर द फील्ड f इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, कि इस तरह के स्केलर्स f में एग्जिस्ट करे, नॉट ऑल जीरो, के सभी जीरो ना हो लेकिन किसके बराबर हो जाए? वो जीरो के बराबर आ जाए। यानी कि a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर। और ये a1 a2 और an सारे के सारे जीरो नहीं है। देखो अगर जीरो हो जाते तो ऑब्वियस ही बात है जीरो ही होता, वो होता कि नहीं। लेकिन यहां पर सारे के सभी के सभी ये जो स्केलर्स हैं इनका जीरो होना जरूरी नहीं है। तब हम कहेंगे क्या है वो? लीनियरली डिपेंडेंट।
और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा बेटा? लीनियरली इंडिपेंडेंट वो तब होगा जब सभी के सभी वेक्टर्स, जैसे ये 0 है ना, तो यहाँ पे सभी के सभी a1, a2, a3, ये सभी के सभी an 0 के बराबर होंगे, तब तो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। और 0 नहीं होंगे तब होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब वो डिपेंड कर गया ना उसके ऊपर, किसी वैल्यू के ऊपर, स्केलर की वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड कर गया, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। और सारे के सारे अगर 0 ही हैं तो क्या है, वो तो इंडिपेंडेंट है। चाहे वेक्टर को आप कैसा भी लिखो फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो ऑलरेडी 0 हो गया। यहाँ पे सारे के सारे ये 0 हो गए, तो वेक्टर तो आप कैसा भी लो वो तो इंडिपेंडेंट हो गया ना, वो तो किसी पे डिपेंड ही नहीं करा। तो यहां से क्या आ गया बेटा, ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया जब सारे के सारे स्केलर्स 0 है। और जब सारे के सारे स्केलर्स 0 नहीं है, फील्ड के जो हमारे स्केलर्स हैं वो 0 नहीं है, तब वो क्या हो गया, तब किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर पे डिपेंड करना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा, तभी तो वो 0 बनेगा। तो इसलिए बेटा वो दोनों आपस में डिपेंड कर जाएंगे। कैसे? कि देखो मान लो, चलो ये सारे के सारे 0 हैं बस इन दोनों को छोड़ के, तो सबसे पहली बात तो इस V2 को क्या होना पड़ेगा बेटा, V2 को होना पड़ेगा माइनस में हमारा ये, अगर मान लो A3, A4 अप टू AN 0 भी है और ये 0 नहीं है, A1 0 नहीं है, ठीक है, A2 भी 0 नहीं है, तब क्या होगा, तब ये होगा बेटा, तब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। कैसे? कि अब जैसे मैं पुट कर दूं ना सारी वैल्यूज, तो देखो A1 V1 है ना, V2 की वैल्यू पुट करो, ये तो A2 है, V2 की वैल्यू पुट की माइनस A1 V1 अपॉन में A2 से A2 गया, क्या बचा माइनस में A1 V1, A1 V1 माइनस A1 V1, तब जाके ये कहीं क्या हुआ, 0 हुआ, वरना ये 0 होगा ही नहीं। तो यानी देखो डिपेंड कर गया ना, V1 की वैल्यू पे ये V2 डिपेंड कर गया, वेक्टर जो दूसरा है, तो डिपेंड कर गया। वो कब डिपेंड किया, जब सारे स्केलर्स 0 नहीं थे, एटलीस्ट वन जो है उसमें नॉन 0 है, नॉट ऑल 0, तब वो डिपेंड हो गया किसी दूसरे वेक्टर पे। इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं बेटा, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर सारे के सारे स्केलर 0 ही हो गए तब तो वेक्टर्स को आपस में डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये क्या हुए बेटा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर कोई वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन भी शो कर रहा है और साथ की साथ क्या है बेटा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, बेस कहलाएगा, बेसिस। मतलब दो कंडीशन होती है बेसिस में, क्या, कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए वो वेक्टर और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो क्या बना रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही करते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तक। देखो रिमार्क ऑफ देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। An infinite set of vector V is said to be linearly independent if its every finite subset linearly independent। वो linearly independent कब होगा बेटा, जब उसका हर finite subset, जब छोटा छोटा उसका subset भी क्या होगा, independent होगा, अदरवाइज तो वो क्या हो जाएगा, linearly dependent हो जाएगा। दूसरा क्या है, a set containing only zero vector is linearly dependent। कोई सेट जिसमें 0 वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। टू शो दैट 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट, नोट कि भाई ये भी तो होता है, a इंटू में 0, a का 0 होना जरूरी थोड़ी है 0 होने के लिए इसके। तो किसी 0 वेक्टर का केवल अगर उसमें 0 ही वेक्टर है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है बेटा, क्योंकि उसमें देखो स्केलर 0 नहीं है, जरूरी नहीं है स्केलर 0। तीसरा, अ सिंगलटन सेट कंटेनिंग ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, कोई सिंगलटन सेट बेटा जिसमें नॉन जीरो वेक्टर है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। उसमें जरूर होगा कि हमारे पास ए को 0 होना पड़ेगा किसी सिंगलटन सेट में बेटा। ठीक है, तो जैसे कि ये रहा, लेट मान लिया u 0 नहीं है, u 0 नहीं है तो a को तो 0 होना पड़ेगा, इसे 0 होने के लिए किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा ही ना बेटा। तो वो अगर u 0 नहीं है तो a को 0 होना पड़ेगा, यानी स्केलर को 0 होना पड़ेगा।
जो कि फील्ड में था। तो यहां से ये क्या आ गया बेटा, हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, तो यहां तक करते हैं हम आज। ओके।